आइए बच्चों, अब हम लोग रासायनिक समीकरण का संतुलित करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से क्या तात्पर्य है। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन से आपका अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण को ठीक है संतुलित करने से ठीक है क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे और तथा संतुलित करने की विधियों को बताएं, और ये भी पूछ दे संतुलित करने की विधियों। चलिए इसको अलग से लिख लेंगे, क्या तात्पर्य ये जान लेते हैं, खाली इसको छोड़िए। ठीक है, चलिए हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्या तात्पर्य। अगर आपसे ये कोई पूछ दे तो आप आंसर में क्या जवाब देंगे, तो आपका आंसर होगा, ठीक है, आंसर कुछ नहीं होगा, आप बस ये बोलिए कि हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। डोंट विकार परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए। परमाणु की संख्या क्यों बराबर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि न परमाणु का निर्माण होता है न विनाश, यानी द्रव्यमान का नहीं निर्माण होता है नहीं विनाश। ठीक है, यानी परमाणुओं की संख्या को बराबर करने का जो विधि है, ठीक है, यह बराबर करना ही ठीक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक, यानी आप बोल सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण में ठीक है अभिकारकों एवं उत्पादों के अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक कारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक ठीक है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान करने की विधि समान करने की विधि समान करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं, को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
संतुलित करना कहते हैं। बात आ गया सबको समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा दूसरे शब्दों की बात कर ले, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बोलना हो तो आप ये बोल दीजिए कि समीकरण के दोनों पक्षों पर, समीकरण के दोनों पक्षों पर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को, यहाँ जो विभिन्न प्रकार लिख रहे हैं तो वही हो गया विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग है ना, वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया, बराबर करने की प्रक्रिया, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना या समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। समीकरण को संतुलित करना, कहलाता, याद हो जाएगा परिभाषा, बहुत आसान है कि समीकरण के, ठीक है, प्रयास समझाने का प्रयास करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों पर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं उसी बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो ऊपर में जो ये विधि है ना, ये विधि से ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ भी आप प्रक्रिया शब्द का ही यूज कर लें, ठीक है। प्रक्रिया ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ भी परिभाषा को सुंदर बनाता है, तो यहाँ भी हम लोग प्रक्रिया ही लिख लेते हैं। यहाँ भी क्या लिखते हैं? प्रक्रिया, ठीक है। परिभाषा अच्छा लगने लगा, आगे बात समझ में? चलिए, यहाँ ना किसी को कंफ्यूजन तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की, अगर आपसे विधियां पूछ दे, ठीक है, संतुलित करने की विधियां, ठीक है, संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि, अगर संतुलित करने की विधि की बात करें, ठीक है, विधि क्या है, ठीक, तो यहाँ हम लोग 3 विधि के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। कितने विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? 3 विधि संतुलित करने की विधि। तब पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 अनुमान द्वारा संतुलन, अनुमान द्वारा संतुलन या अनुमान विधि बोल दीजिए सबसे अच्छा, अनुमान विधि या फिर अनुमान द्वारा संतुलन। तो क्या लिख दें? अनुमान द्वारा संतुलन में ख्याल से ज़्यादा अच्छा ही रहेगा आप लोग के लिए भी, कहीं दिक्कत भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अनुमान विधि या अनुमान द्वारा संतुलन की विधि। अनुमान विधि हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, अनुमान विधि, इसको हीट एंड ट्राई मेथड बोलते हैं, हीट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। आप कई बुक पढ़ेंगे तो बुक आपको हीट एंड ट्राइड मेथड बोल रहा होगा या अनुमान द्वारा संतुलन बोलेगा, ठीक है।
तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों बात को लिख ही दें, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड, इस बात को हिंदी में ही हम लिख देते हैं, ठीक है। हीट एंड ट्रायल, ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि, विधि मेथड जो आपको बोलना है बोलिए। सेकंड, हम लोग जो सेकंड बात कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। कौन सी विधि का बात कर लेंगे? बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीज, और थोड़ा सा हिंदी गलती लिखा रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा खुद से। बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय अलजेब्रिक मेथड। और तीसरा, तीसरा जो है आंशिक समीकरण विधि, ठीक है। आंशिक, आंशिक समीकरण विधि। कौन सा विधि? आंशिक समीकरण विधि। तो 10th क्लास के लिए, जो आपको 10th में इंपॉर्टेंट है, आपको बस इस बात को जानना है फॉर 10th क्लास, फॉर 10th, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इस मेथड को भी थोड़ा सा समझा देंगे, ध्यान में रख लीजिएगा, और इसको भी समझा देंगे, बाकी इन दोनों का यूज नहीं है 10th में। 10th में बस इसी मेथड से आपका सारा क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा? अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर कि अनुमान द्वारा संतुलन में क्या होता है। जब अनुमान द्वारा संतुलन का बात होता है तो उसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। उसे अनुमान लगा के आपको नंबर को बैठाना होता है। अनुमान लगा के सोचिए कि यहाँ 2 लिख दें तो ये बराबर हो जाएगा, 3 लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यानी जो पहला है आपका, जो पहला है, देखिए अनुमान, अनुमान विधि, अनुमान, अनुमान विधि अगर है, अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं तब ये बात को मेंशन कर सकते हैं कि इस विधि में, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए, इस विधि में, ठीक है, अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर, इस विधि में अनुमान के आधार पर समीकरण में, समीकरण में तीर के दोनों ओर, तीर के दोनों ओर अणुओं के गुणक में, अणुओं के गुणक में, शब्द क्या बोले हम? अणुओं के गुणक में, अणुओं, अणुओं के गुणक में, ध्यान रखिएगा, अणुओं के गुणक, अणुओं के गुणक में क्रमिक परिवर्तन कर, क्रमिक परिवर्तन कर अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। फिर से, इस विधि में अनुमान के आधार पर, ये जो विधि हो किस आधार पर, आपको दिख ही रहा होगा शब्द से ही कि अनुमान के आधार पर, ठीक है, समीकरण में, ठीक है, तीर के दोनों तरफ, तीर चिन्ह होता है ना, एक इधर LHS जिसको अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, इधर क्या होता है? प्रतिफल, क्या? तो तीर के दोनों तरफ, ठीक है, या दोनों ओर, ठीक है, तीर के दोनों ओर अणुओं के गुणक में, अणुओं के गुणक में क्रमिक परिवर्तन कर, क्रमिक परिवर्तन कर अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। अणुओं के गुणक, बात यह है, बात यह है कि ये अणुओं का गुणक क्या है। जैसे ये H2O लिखा हुआ है, ठीक, तो अभी यहाँ क्या किए कि आप यहाँ 3 लगा दिए, क्या लगा दिए? 3। तो ये जो 3 है ना, यही है गुणक, ये 3 को क्या बोलते हैं? गुणक। जैसे मैथ में होता है ना, x के आगे ऐसे 2 गुना में रहता है, तो 2 को बोलते हैं ना कि x का गुणक है, 2 x का क्या कहलाता है? गुणक। उसी तरह अभी जो 3 है वो H2O, H2O अभी किस फॉर्म में है? H2O अभी है अणु के रूप में, H2O
अणु के रूप में है। किसके रूप में है? अणु के रूप में। तो 3 लगा दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 3 अणु के गुणक। ठीक है, तो 3 में ही अंक परिवर्तन करके आप संतुलन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए अब ध्यान से आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे हम क्या किए कि Fe प्लस H2O, ठीक है, एरो का साइन दे दिए, तो बन गया आपका Fe3O4 प्लस H2। ठीक, तो अनुमान द्वारा संतुलन में क्या होता है कि दोनों तरफ देखना होता है LHS और RHS के साइड। ये आपका LHS है, ये आपका LHS हो गया, ये LHS। ठीक है, ये पोर्शन आपका LHS है, ये पोर्शन आपका LHS हो गया, और ये पोर्शन आपका क्या हो गया? RHS। तो LHS और RHS में तत्व, ये तत्व Fe तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, Fe तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। तो दोनों तरफ एक ही तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी जितना LHS में Fe है उतना ही Fe RHS में होना चाहिए। ठीक है, तब चेक कर ले है कि नहीं। चलिए चेक किया जाए। तो FeO और हाइड्रोजन, ठीक है, FeO और हाइड्रोजन। तो इधर Fe1, इधर Fe1, और इधर आपका हो गया 3, दिख रहा है? हाँ देखिए, Fe कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन इधर 1, इधर ऑक्सीजन हो गया आपका 4। ठीक है, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 LHS में, और RHS में हाइड्रोजन भी 2 ही है। चलिए, हाइड्रोजन बराबर है क्या? नहीं बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या किए कि इसमें 4 गुना कर दिए। कितना गुना कर दिए? 4। ठीक है, और लोहा को बराबर करने के लिए क्या किए कि हम इसमें 3 गुना कर दिए। अभी हम दोनों बात एक साथ इसलिए सोच लिए कि यहाँ लोहा, RHS में जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, और LHS में लोहा बिल्कुल अलग है। लोहा क्या है? बिल्कुल अलग। तो हम लोहा को पार्टिकुलर बराबर करने तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ऐसा ये भी सोचना इसलिए आसान रहा कि जब हम ऑक्सीजन RHS में जो ऑक्सीजन है वो Fe के साथ है, और LHS में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। लेकिन जो हम संख्या ये 4 गुना कर रहे हैं, 4 वो LHS में गुना कर रहे हैं। कहाँ गुना कर रहे हैं? LHS में। और LHS में ऑक्सीजन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, लोहा के साथ नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी हम लोहा और ऑक्सीजन दोनों को साथ में लेकर संतुलित कर सकते हैं, यानी उस दोनों को साथ में लेकर कोई संख्या सोच सकते हैं। तो संख्या क्या सोच लिए? तो लोहा में 3, यानी यहाँ 3 लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है हमको? 3। तो 3 लिख देते हैं। तो 3 Fe प्लस ऑक्सीजन में क्या लगाना है? ऑक्सीजन के लिए 4, 4 कहाँ? यहाँ पे क्या लगेगा? 4। ठीक है, तो लगा दिए 4, तो ये हो गया 4H2O। ठीक, और RHS में कुछ नहीं, जैसे ठहरे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखे हम लोग। तो Fe3O4 प्लस में H2। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, जहाँ नहीं थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि पेज है नहीं और फिर पेज के लिए वो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, मतलब इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को मिटाकर ही काम चलाते हैं। फिर ऊपर यहाँ देखिएगा, ऊपर में ही देखिएगा। ठीक है, इधर Fe3 या ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। ठीक है, Fe कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 8 लिख दिए। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 4। ठीक है, चलिए RHS में आइए, ऊपर देखना है, ऊपर ऊपर देखिए। Fe3, ठीक है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितना? 4। ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो हमको क्या गुना करना चाहिए? यहाँ इधर हाइड्रोजन 8 है,
LHS में हाइड्रोजन 8 है, लेकिन RHS में कितना है 2 है, तो यानी इसमें अगर हम 4 गुना करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है, क्या लगाना होगा हमको 4। तो ये आपका बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दोनों आपस में सब कुछ बराबर है, लोहा भी 3, देखिए 3, हाइड्रोजन 8, 4 दूनी, ये 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, देख लीजिए यहाँ भी ऑक्सीजन 4। तो ये हो गया आपका कौन सा विधि, ये आपका हो गया अनुमान द्वारा संतुलन। कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखना है अलजेब्रिक विधि, तब क्वेश्चन वही रख लेते हैं फिर से। FE सेकेंड मेथड, नंबर 2 ठीक है, नंबर 2 आपका है, नंबर 2 बीज गणितीय, ठीक है, बीज गणितीय विधि। देख लीजिए थोड़ा सा, गणितीय गलती लग रहा है हमको, गलती लिख रहे हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं, अब मैनेज कर लीजिए। चलिए बीज गणितीय विधि, ठीक है, बीज गणितीय विधि के लिए एक एग्जाम्पल वही लेते हैं, Fe वाला ही, Fe प्लस H2O एरोडेकर Fe3O4 और प्लस में H2। बीजगणितीय विधि में करना कुछ नहीं होता है, अणुओं के गुणक लिखने होते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपके पास संकेत और सूत्र है उसके आगे कुछ ABCD करके आप लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ स्मॉल a, यहाँ स्मॉल b, ठीक है, यहाँ स्मॉल सी आर, बाद में बात करते हैं, बाद में, स्मॉल सी, और ये आपका हो गया स्मॉल डी, हो गया। चलिए करना कुछ नहीं है आपको, हम लोग जानते हैं कि जब समीकरण संतुलित माना जाता है या होता है तो दोनों तरफ एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बीजगणितीय मान लेते हैं कि बराबर है, तब ध्यान से देखिएगा। लोहा की बात करते हैं, किसकी, Fe की। Fe के परमाणुओं की संख्या, Fe के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या का बात कर लें तो इधर Fe का LHS में A है, इधर कितना है, गुना कीजिए इन दोनों को आपस में, 3C है, तो A बराबर हो गया आपका 3C। तो A किसके रूप में लिखा गया, C के रूप में, ध्यान रखिएगा सभी को किसी एक के रूप में लिखना होता है, तभी A किसके रूप में लिखा गया है, C के रूप में, इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब हम बात किसका कर लें, ऑक्सीजन का कर लें, हाइड्रोजन का कर लें, चलो ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अगर इसकी बात कर लें, दोनों तरफ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन B है, कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना, ये कुछ नहीं तो यहाँ क्या रहेगा 1, और 1 को B से गुना करेंगे तो B होगा, तो इधर B हुआ। ठीक है, और इधर कितना हुआ 4, और 4 को जब C से गुना करेंगे तो 4C होगा, तो B बराबर 4C, ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ B भी किसके रूप में लिखा गया, C के रूप में, तो B भी C हो गया, A भी C के फॉर्म में हो गया, बच गया अब कौन, D। अब हम D को चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा ये तो दिखेगा कैसे आप लोग को, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग डी के लिए। हाइड्रोजन बच गया है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, देखा जाए तो 2B है, तो लिखा गया 2B, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 2D है, तो ये लिखा गया 2D, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यानी, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि B किसके बराबर हुआ, D के। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि सभी को एक फॉर्म में लिखना होता है,
तो यहाँ देखिए B बराबर है D, या यहाँ देखिए B किसके बराबर है 4C के, इसलिए हम लोग D बराबर क्या बोल सकते हैं 4C, ये इसको हम मान लिए। ठीक है, क्या बोल दिए D बराबर 4C, कोई कंफ्यूजन? इसको समीकरण 3 माने चाहे ना माने, चलिए मान भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यूज किस क्या हुआ है समीकरण 2 से, हो गया। चलिए अब करना कुछ नहीं है, अपने को ऊपर जाइए, यहाँ A B C और D की जगह पर सभी को पुट कर दीजिए। ठीक है, अतः तो 1 2 3 का यूज करने पर, ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 से ऐसा लिख के आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एफ ई का समीकरण लिख लेते हैं हम कि एफ ई प्लस क्या था H2O, एरो के डे के बाद था Fe3O4 और प्लस में क्या था H2। ठीक है, तो ए था ना, याद कीजिए, दिखा देते हैं हम। देखिए आपका यहाँ ए है और ए किसके बराबर है 4C के, ए किसके बराबर है 4C, तो यहाँ लिखा गया, सॉरी ए बराबर है 3C के, लिखा गया 3C, कोई कंफ्यूजन? यहाँ देखिए बी है, या क्या है बी, और बी किसके बराबर है 4C के, तो बी की जगह पर लिखा गया आपका 4C, और ये तो C था ही, ठीक। और H2 देखिए D लिखा हुआ है, देखिए अच्छे से D लिखा ना D, और D किसके बराबर आया है 4C के, तो यहाँ भी D क्या लिखा गया 4C, सभी से C और C कट गया, पैसा काटना नहीं है, मान लीजिए कट गया, तो आपका क्या लास्ट आया 3Fe प्लस 4H2O, एरो का साइन देने के बाद Fe3O4 प्लस में 4H2, तो ये आपका हो गया संतुलित। ठीक है, ये आपका क्या हो गया संतुलित, ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, मिला लीजिए। ठीक है, तीन तीन लोहा, यहाँ पे देखिए 3 गो आयरन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 और ये रहा 1 ऑक्सीजन, या देखिए 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 को 1 से गुना किए हैं तो 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, यानी ये बराबर हो गया। लास्ट मेथड आपका बच जाता है आंशिक समीकरण विधि, जो कि आपको 10th क्लास में यूज है ही नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी चूंकि हम मेथड का नाम बता दिए थे इसलिए पढ़ लेना चाहिए, पढ़ भी लीजिए आप। आंशिक आंशिक समीकरण विधि, ठीक है, आंशिक समीकरण विधि। चलिए आंशिक समीकरण विधि को अच्छे से समझिए क्या है। जैसे बहुत जटिल रासायनिक समीकरण होता है उसको अनुमान द्वारा और बीजगणितीय विधि द्वारा संतुलन करना हार्ड हो जाता है, अनुमान द्वारा तो बहुत दिक्कत, और बीजगणितीय प्रोसेस बहुत लंबा। ठीक है, तो वैसे समीकरण को संतुलित करने के लिए आंशिक समीकरण विधि की सहायता ली जाती है। ठीक, तब ध्यान से सुनिएगा कि इस विधि में करना क्या होता है, इस विधि में अभिकारक के अणुओं को, फिर से, इस विधि में अभिकारक के अणुओं को प्रतिफल के अणु तथा अन्य सरल अणु या परमाणुओं में विखंडित कर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लिख के समझाने का प्रयास करें आपको अगर, तो देखिए बात यह है कि जो अभिकारक का अणु है, अभिकारक के अणु, ठीक है, इसको आप अपने अनुसार सरल अणुओं में तोड़ते ध्यान रखें कि प्रतिफल का अणु आ जाए, प्रतिफल का अणु, ठीक है, पूरा नहीं, 1 2 अणु आ जाए, ठीक है, और या तो फिर वो परमाणु में तोड़, या और किस में आप सहायता उसको सरल करने के लिए परमाणु में तोड़ लें, परमाणु के रूप में भी, ठीक है, प्रतिफल के अणु में भी और परमाणु के रूप में भी तोड़ लें। फिर से, इस विधि में अभिकारक के अणुओं को प्रतिफल के अणु तथा अन्य सरल अणु, प्रतिफल के भी अणु में और अन्य सरल अणु या परमाणु में, अणु या परमाणु के रूप में, ठीक है, विखंडित का संतुलित
करने का तरीका आंशिक समीकरण कहते हैं। फिर से, इस विधि में अभिकारक के अणुओं को, ठीक है, प्रतिफल के अणु तथा अन्य सरल अणु या परमाणु में विखंडित कर संतुलित आंशिक समीकरण लिखते हैं। इस समीकरण को जोड़ घटाकर, ठीक है, जोड़ घटाकर अवांछित अणु मतलब जो आप ये तोड़े हैं खुद से, ये ठीक है, ये तो प्रतिफल का ही तो हटना नहीं चाहिए, हटेगा कौन, जो आप खुद से ला रहे हैं। तो अवांछित अणुओं या परमाणु को हटा देते हैं, अंततः समीकरण क्या होता है, संतुलित। थोड़ा सा ये हार्ड है, फिर भी एक प्रयास, एक एग्जाम्पल को लेकर आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, एरो का साइन देकर PbO प्लस NO2 प्लस में O2, ये ले लिया। तो सबसे पहले हमको पता है कि PbNO3 से PbO तो बनेगा, PbNO3 से PbO बनेगा, ये डिसाइड है, ठीक। अब बाकी NO2 O2 को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ठीक है, हम PbNO3 के होल ट्वाइस को लेते हैं और उसको हम ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये आसान सा एग्जाम्पल हो गया, बहुत जल्दी बन जाएगा, ये कुछ नहीं है। देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये तो अनुमान द्वारा ही ज़्यादा आसान लगता है ही। PB1 है, PB1 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 5 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5। हाँ, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन का ही समस्या है, यही ना। किसकी समस्या है, नाइट्रोजन की ही समस्या रह गई, ठीक। तो देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, आंसर देखिएगा। आंसर हम क्या किए कि हम PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिए, ठीक। और हम क्या किए, PbO लिखे प्लस NO2 लिख दिए और ये हम कर दिए O, ठीक। और हम क्या किए कि यहाँ 2 लगा लिए, यहाँ क्या लगा लिए, 2, ये खुद से किए, ध्यान देखिए। 3 दूनी 5, देखिए 2 दूनी 4, एक 5 ऐसा एक 6 हो गया, कोई बात नहीं। देखिए 2 नाइट्रोजन बराबर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरे समीकरण को हम खुद से 2 से गुना कर दिए। किसे गुना कर दिए, 2 से, ठीक है। जैसे 2 गुना किए तब हो गया ये 2 PbNO3 का होल ट्वाइस 2 PbO प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा 4NO2। अब पूछिए कि सर यहाँ 2O लिखें, तो 2O तो होता है नहीं, O2 होता है, तो यहाँ क्या लिख लिए, O2। तो हो गया ना समीकरण संतुलित। तो ये थोड़ा सा बहुत मेहनत हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल पर हम चलते हैं, वो एग्जाम्पल आपको ज़्यादा और पसंद आएगा। देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल है NH3Cl2, एग्जाम्पल है आपका, हाँ, NH3 प्लस Cl2, एरो का साइन, NH4Cl प्लस में N2, ठीक। अब देखिए इसको हम संतुलित कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए कि खुद से NH3 और Cl2 लिए, ध्यान से देखिए आंसर कैसे बनाना है। देखिए आंशिक समीकरण है ना, तो खुद से समीकरण सोचिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो प्रतिफल है उसका अणु हो और बाकी आप जिसमें तोड़ना चाहे उसको तोड़ते रहिए। जैसे हम लिए NH3 प्लस Cl2, तो हम देखिए कि हमको नाइट्रोजन बनाना है। देखिए हमको दिख रहा है कि हमको नाइट्रोजन चाहिए, हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन गैस चाहिए, ठीक।
तो पहले हम ऐसा सोचे हैं कि मान लिया कि ये हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के पास, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर लेगा, नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा। पहले हम ये सोचे, तो हम क्या सोचे हैं कि नाइट्रोजन अलग निकल गया और हाइड्रोजन क्लोरीन मिल के बना दिया HCl, पहला स्टेप मेरा। ठीक है, और फिर इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए, इधर नाइट्रोजन 1, इधर नाइट्रोजन 2। ठीक है, तो हम यहाँ लगा लेते हैं 2, जिससे कि नाइट्रोजन बराबर हो जाए, तो हम यहाँ लगा लिए 2। लेकिन जैसे नाइट्रोजन बराबर हुआ तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ हम लगा लिए 6, तो हो गया 6 हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन 6 किए तो क्लोरीन हो गया 6, तो यहाँ लगा लिए हम 3, तो देखिए 3 दूनी 6 क्लोरीन। कोई कंफ्यूजन? देखिए ये सिर्फ नाइट्रोजन ही आपका प्रतिफल का है, ये नाइट्रोजन आपके प्रतिफल में है, बाकी ये तो है नहीं, तो ये हटेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले स्टेप में हम क्या सोचें, अगला स्टेप ले रहे हैं, ध्यान रखिए। अगला स्टेप फिर से हम NH3 लिए, NH3, ठीक है, और प्लस में HCl, NH3 और प्लस में क्या लिए, HCl। ठीक, अब बात पूछिएगा कि साहब HCl क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या बताएं कि हम लोग सरल आंशिक समीकरण लिखते हैं खुद से। आंशिक समीकरण क्यों लिखे खुद से, ध्यान देखिए। ये N2 जो है ये आपका N2 प्रतिफल में है, देखिए ये HCl प्रतिफल में नहीं है, ये जो आपका HCl है, ये जो आपका HCl है ये प्रतिफल में नहीं है, प्रतिफल में नहीं है, तो ये HCl हटेगा ना। तो इस HCl को हम फिर से NH3 से अभिक्रिया करा दिए, HCl को किससे अभिक्रिया करा दिए, NH3 से। ठीक, तो हम मान लिए ऐसा कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NH4Cl बना देगा, ऐसा मान लिए। ठीक, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करे क्या बना देगा, NH4Cl। अब बात आता है कि इसको बैलेंस इक्वेशन में कैसे तब्दील करें। ठीक है, तब ध्यान से देखिए करने कैसे, तो NH3 N है, ठीक है, 3 1 4, हाइड्रोजन भी 4, सब कुछ बराबर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए एक्स्ट्रा कौन है, ये HCl आपको हटाना है, क्योंकि ये जो HCl है ये प्रतिफल में नहीं है। ठीक, तो इसी HCl को हटाना। देखिए तो यहाँ HCl के साथ क्या लगा हुआ है, 6, या देखिए इस HCl के साथ क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। देखिए यहाँ HCl के साथ 6 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या किए कि इस पूरे समीकरण में हम 6 से गुना कर दिए। किस गुना कर दिए, 6 से। जैसे आप 6 गुना किए तो आपका समीकरण क्या हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपका अब समीकरण हो गया 6NH3 प्लस 6HCl, एरो का साइन देकर 6NH4Cl। तो कंफ्यूजन, फिर से दोहराते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आंशिक समीकरण विधि ना। ठीक है, आंशिक समीकरण विधि में क्या है कि जो समीकरण आपको संतुलित करने के लिए दिया गया है उसको आप कई समीकरणों में तोड़ दीजिए, यानी अभिकारक को लेकर आपस में अभिक्रिया कराइए और उससे नया प्रतिफल बनाइए। बस ये ध्यान रखिए कि जो मूल प्रतिफल है उसका अणु होना चाहिए, और उसके अलावा आप कुछ भी नया अणु या परमाणु अपने अनुसार सजा सकते हैं। ठीक, ऐसे करके समीकरण बनाइए, 1 2 3 समीकरण बनाइए, फिर उन समीकरण को आपस में जोड़िए घटाइए। लेकिन जोड़ने घटाने में इस बात को ध्यान रखना है, जो प्रतिफल का अणु नहीं है, जैसे NH3Cl2 को जब अभिक्रिया कराए तो हम N2 बना है और HCl बना है, तो N2 तो प्रतिफल का अणु है, देखिए HCl प्रतिफल का अणु नहीं है। ठीक, तो इसी जो प्रतिफल का अणु नहीं है जो हम ले आए हैं उसी को हमको हटाना होता है, ये जोड़ घटाव करके। तो HCl के लिए एक और समीकरण हम तैयार किए ताकि HCl हट जाए। तो इधर देखिए ये पहला समीकरण, ये समीकरण आपका 1 है। समीकरण 1 में जो HCl है वो RHS साइड में है, तो पक्का है कि हम इसको समीकरण जब 2 बनाएंगे तो HCl को हम LHS में रखेंगे, तब ना RHS LHS आपस में कैंसिल होगा। समझ में आ गया। तो अब मेरा समीकरण 2 में देखिए हम LHS को कहाँ, HCl को कहाँ रखे हुए हैं, LHS में। HCl को कहाँ रखे हुए हैं, LHS में। अब ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। देखिए घटाएंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, कैसे, तो ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था आपका NH3 प्लस Cl2, तो बना था आपका N2 प्लस HCl, और ये बैलेंस किया गया था 6 लगा के। ठीक है, और यहाँ 2 लगा के और यहाँ पर 3 लगा के,
समीकरण 2 आपका क्या था, NH3 प्लस हमें 6 था ना, हाँ 6 था, 6 गुना भी तो करना है ना अंदर, दिखाते हैं। देखिए समीकरण, देखिए 6NH3 6HCl 6HCl एरो के बाद 6NH4Cl, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके सुनिए। घटाना है, क्या करना है, घटाना है। ठीक, चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी चूंकि हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा HCl, हम यहाँ समीकरण 1 प्लस 2 कर रहे हैं। अभी समीकरण 1 और 2 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरा पहला समीकरण में HCl जो है वो बायां साइड में है, और दूसरा समीकरण में HCl, सॉरी, पहला समीकरण में HCl दाएं साइड में है और दूसरे समीकरण में HCl बाएं साइड में है। तो बायां दाएं आपस से कट जाता है। जैसे मान लिया इधर बाएं साइड में 2 लिखा हुआ है और दाएं साइड में 2 लिखा हुआ है, तो 2 कैंसिल होता है ना। उसी तरीके के कारण, इसी कारण इसको भी हम घटाएंगे नहीं, अभी हम जोड़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। तब देखिए आगे क्या क्या होने वाला है। ये 6HCl, हाँ ठीक है, हाँ देखिए ये 6HCl और ये 6HCl आपस में कैंसिल हो गया। ठीक, तब जोड़ते हैं तो 6 या 2 8 हो गया, 8NH3, ये रहा 6NH3 और ये 2NH3, टोटल हो गया 8NH3 प्लस 3Cl2, 3Cl2 एरो का साइन, N2 का N2 लिख दिए, N2 का N2 प्लस 6NH4Cl, देखिए बराबर हो गया। और 8 नाइट्रोजन, देखिए 2 और ये 6, 8 नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए 8Ti24, अच्छा और दूसरा कलर लेकर आपको समझाते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितना है 8, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है 2 और ये 6 मिलके 8 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बात करते हैं, 8Ti24 और यहाँ देखिए 6 चक 24, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक, 3 दूनी 6 क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ देखिए 6, ये कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी 6 क्लोरीन। आ गया समझ में। फिर से आंशिक वाला समझिए, अनिवार्य नहीं है समझना, जो समझ गए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ये आपका मूल समीकरण था, इसको संतुलित करना था। तो हम खुद से आंशिक समीकरण 2 तैयार किए, समीकरण 1 और समीकरण 2। आंशिक समीकरण तैयार करते से क्या ध्यान रखना है, अभिकारक ले लीजिए। ठीक है, पहला कुछ ऐसा सोचिए कि एक प्रतिफल का अणु और कुछ और सरल अणु या परमाणु बन जाए। जैसे हम पहला सोचे NH3 और Cl2 को ही लिए, तो हम नाइट्रोजन गैस निकालें और खुद से एक HCl बना लिए। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन क्लोरीन को अभिक्रिया करा के। ठीक, फिर HCl को हटाना था, तो HCl पहला समीकरण प्रतिफल में है, इसका मतलब HCl अगर हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो उसको हम अभिकारक में रखें। कहाँ रखेंगे, अभिकारक में, तब ना RHS LHS कटेगा, तो इसको हम रख लिया अभिकारक के सेट है। NH3 की अभिक्रिया HCl से करा दिए, तो हम बना लिए NH4Cl। ठीक, लेकिन हम देखें पहला समीकरण में HCl 6 गो था, तो इसमें एक ही था, तो हम क्या किए कि 6 गुना किए। जैसे हम 6 गुना किए तो ये मेरा समीकरण 2 तैयार हुआ। और दोनों समीकरण को जोड़ दिए, घटा नहीं रहे हैं। घटा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि घटाएंगे तो ये कटेगा नहीं। जैसे जैसे आप ऐसे समझिए, घटा क्यों नहीं रहे थे हम, देखिए जैसे इधर लिखा हुआ है x बराबर 2, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है 2 बराबर 4। अब बताइए, ठीक है, अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब ना ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से, x प्लस 2 बराबर 2 प्लस 4 ऐसे करेंगे, तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। लेकिन अगर आप घटाते, वो भी समझ लीजिए, घटा क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए x बराबर 2 मान लिया, ये 2 बराबर 4, हमको 2 को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे घटा दिए, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 2 माइनस 4। तो क्या अब ये दोनों 2 कटेगा, तो ये काटने का रूल है ना, बायां और दाएं में अगर सेम चीज लिखा हो तभी आप उन दोनों को हटा सकते हैं। बाएं में और दाएं में अगर सेम लिखा हो तब उसको हटा सकते हैं, जबकि यहाँ ये माइनस में 2 है और यहाँ पर ये किसमें 2 है, प्लस में, यानी ये दोनों आपस में भी नहीं हटेगा। समझ में आ गया बात।
तो बस इसीलिए हम अभी क्या किए हैं कि दोनों समीकरण को जोड़े हैं। क्या किए हैं? जोड़े हैं, घटाए नहीं है, जिससे कि यहाँ HCl भी प्लस दिखे और यहाँ भी HCl किसमें दिख रहा है? प्लस में, तो इसलिए कट गया। कटने के बाद जो बच गया आप उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये NH3 6 2 8 ClCl। आगे बात समझ में? तो आंशिक है। तो 3 विधि आप समझ गए। एक आपने सीखा अनुमान, पहला। सेकेंड आपने सीखा बीजगणित, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय। ठीक है, और थर्ड आपने सीखा आंशिक समीकरण, आंशिक समीकरण विधि। बात आ गया समझ में? चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण से मिलने वाली जानकारी के बारे में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।